नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम पिछले किए हुए टॉपिक का ही भाग 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भूमध्य सागरीय प्रदेश का पार्ट 1 किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से देखें, और ये एक विशिष्ट प्रकार का जलवायु प्रदेश है जो कि बाकी विश्व के प्रदेशों से थोड़ा सा अलग है। हमने पार्ट 1 में इसकी एरिया की जानकारी ली थी, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कौन कौन से इलाकों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ये इलाके कौन से हैं, ये कौन से हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, इसकी जलवायु किस प्रकार की है, यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है। तो पार्ट 1 में हमने 3-4 पॉइंट्स किए थे। यदि आपसे वो पार्ट 1 अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप चैनल में जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं इसी टॉपिक का, भूमध्य सागरीय प्रदेश टॉपिक का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे पहले फलोत्पादन। जैसा कि आपको बताया कि ये क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र है और बाकी पूरे विश्व के जलवायु प्रदेशों से अलग प्रकार का क्षेत्र है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है। इसकी विशिष्ट जलवायु है और इसका विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं हैं। उसी में इसकी जो विशेषता प्रमुख है वो क्या है, फलोत्पादन। यहाँ पर फलोत्पादन जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है बाकी प्रदेशों के मुकाबले, और फलोत्पादन में भी खासकर वो फलोत्पादन जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड से मतलब कि जिन फलों में खट्टापन होता है, खटास होती है, उनमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। और ये विटामिन सी के भरपूर बड़े सोर्सेज होते हैं, विटामिन सी के, जिनमें सिट्रिक एसिड होता है। कौन कौन से, जैसे संतरा, माल्टा, मौसमी, अंगूर, आंवला के अलावा यहाँ पर नाशपाती, चेरी, अंजीर, बादाम, अखरोट, सेब इत्यादि के भी बाग मिलते हैं। और इस प्रकार की कृषि को हम विशिष्ट प्रकार की कृषि के नाम से भी जानते हैं, जिसे बागाती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। प्लांटेशन क्रॉप जो है वो इसी प्रकार की एक क्रॉप है, और ये एरिया पूरा का पूरा प्लांटेशन क्रॉप के लिए फेमस है, जिनमें के बाग बना करके हम उसमें खेती करते हैं। तो फ्रूट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पर अंगूर, तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध इसका निर्यात होता है। इतना फलों का इतना यहाँ पर उत्पादन होता है कि इसका 70% भाग तो केवल निर्यात कर दिया जाता है। यानी 70% फल जो यहाँ पर उगता है उसका 70% विदेशों में भेज दिया जाता है। बाकी 30% से इस इलाके की ज़रूरतें पूरी होती हैं। 70% जो है फल वो निर्यात कर दिए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है, पहले भी बताया था कि जड़ें गहरी होती हैं क्योंकि वर्षा कम होती है, लेकिन सिंचाई के साधन अच्छे होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर गर्मियों में जो बर्फ़ है वो पिघल करके नदियों में पानी आता है। वर्षा कब होती है? सर्दियों में। इस इलाके की एक और ख़ास बात है कि वर्षा सर्दियों में होती है, पर वो कम होती है, लेकिन गर्मियों में भी पानी उपलब्ध रहता है क्योंकि गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स का पानी पिघल करके नदियों में आ जाता है। तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अगर इस इलाके में बात करें तो चिली, कैलिफोर्निया, इजराइल और अन्य यूरोपीय देश जो हैं वहाँ पर सिंचाई की बड़ी उम्दा व्यवस्था है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था सिंचाई की मानी जाती है इन इलाकों में। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल को पानी की कीमत मालूम है क्योंकि वो खुद एक मरुस्थलीय देश है, और वहाँ तो एक एक बूंद पानी की कीमत वो पहचानते हैं और एक एक बूंद पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। कम पानी में भी अच्छी एग्रीकल्चर करना इजराइल की विशेषता है। भारत में जो राजस्थान है, मरुस्थल है हमारा, वहाँ पर भी जो हम आज की सिंचाई पद्धतियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, नई सिंचाई तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत हद तक उसमें काफ़ी सारी हमने तकनीक जो है वो इजराइल से ली है। तो इजराइल से जो तकनीक लेकर के हम राजस्थान में भी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सफल भी रह रही है। तो पानी को बचाना और सिंचाई की व्यवस्था इन इलाकों में बहुत अच्छी थी। अगर हम फसलों की बात करें तो इस इलाके में गेहूँ, चावल, कपास, तंबाकू, बीन्स यानी कि फलियाँ, और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, और ख़ास तौर पर फूलों की कृषि। चूँकि आपको पहले भी बताया कि ये एरिया जो है वो सुगंधों के लिए, परफ्यूम के लिए, इत्र के लिए बहुत फेमस है, फैशन के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पर फूलों का बहुत उत्पादन किया जाता है कि जिसका उपयोग आगे इत्र वगैरह के लिए किया जाता है। तो भारी मात्रा में यहाँ पर फूलों की भी कृषि होती है। चावल के संदर्भ में देखें तो एब्रो घाटी, स्पेन की एब्रो घाटी चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
इसी प्रकार से पो घाटी, इटली में पो घाटी है, पो नदी की घाटी है, वो भी चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पो की घाटी का जिक्र आया है तो एक बार और बता दें कि अगर कई बार सवाल आते हैं कि यूरोप में भारत की भौतिक आकृतिक वाला देश कौन सा है, तो वो है इटली। यानी कि अगर कहें कि यूरोप का भारत आप किसे कह सकते हैं भौगोलिक रूप से, तो वो क्या है, इटली। क्योंकि इटली की जो भौगोलिक आकृति है वो लगभग भारत जैसी है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला मिलती है, इसी प्रकार से जो है इटली के उत्तर में भी पर्वत श्रृंखला मिलती है। इसी प्रकार से भारत की हिमालय से गंगा यमुना नदी निकल करके बड़ा उपजाऊ मैदान बनाती है जहाँ पर के कृषि होती है। इटली में भी पहाड़ों के ठीक नीचे पो नदी जो है वो एक विशाल मैदान बनाती है, वो घाटी बनाती है और उस घाटी में बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार से भारत का दक्षिणी भाग जो है वो उबड़ खाबड़ है, प्रायद्वीपीय है, इसी प्रकार से इटली का दक्षिणी भाग भी प्रायद्वीपीय है। ये रहा इटली यहाँ पर, तो इसका दक्षिणी भाग भी प्रायद्वीपीय है और पो घाटी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। तो इटली की पो घाटी, कैलिफोर्निया में भी बहुत ज़्यादा चावल होता है। ये कैलिफोर्निया है, पूरे अमेरिका को और विश्व को यहाँ से चावल का निर्यात किया जाता है। पशुपालन, इस इलाके में पशुपालन भी काफ़ी भारी मात्रा में किया जाता है, जिसमें कि भेड़, बकरी, बतखें, मुर्गियाँ, सुअर, इनका जो है पशुपालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। कुत्ते और घोड़े का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जो पशुपालन है यहाँ पर छोटे छोटे रेंचेज में किया जाता है। रेंच क्या होता है? रेंच एक चारागाह टाइप की होती है, खुला एरिया होता है जिसमें घास उगती है और उसमें जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अमेरिका वगैरह में बड़े बड़े रेंच मिलते हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में छोटे छोटे रेंचों से काम चलाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीन कम है। तो यहाँ पर भी रेंच बनाकर उनमें पशुपालन किया जाता है। आपने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में कैप लगाकर, हैट लगाकर, रुमाल बांधकर, दोनों साइड पिस्टल लेकर के घोड़े पर एक आदमी आता है तो उसे हम काउबॉय कहते हैं। बेसिकली हमारी नज़र में तो वो हीरो है और है भी, और लेकिन यूरोप में इसका काम क्या है? रेंचों में ये क्या करता है कि जो जानवर वहाँ पर रेंचों में चल रहे होते हैं उनको इकट्ठा करना, उनका ध्यान रखना, ये, और अपने कुत्ते के साथ काउबॉय अपने कुत्ते के साथ, घोड़े के साथ उन जानवरों को काबू करता है, कंट्रोल करता है, शाम को वापस घर पे लेके आता है और उनकी निगरानी रखता है काउबॉय, जो कि हमारे यहाँ पर एक हीरो की वेशभूषा होती है। तो वो चारागाह जो है उन्हें हम रेंच कहा जाता है। ये सब तो अन्य प्रदेशों में भी मिलते हैं, लेकिन इस प्रदेश की जो ख़ास बात है वो है मदिरा निर्माण। यहाँ पर शराब का भारी मात्रा में निर्माण किया जाता है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि अंगूर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया शराब यानी वाइन जो है वो अंगूरों से बनती है और अंगूर और शराब का आपस में बहुत घना संबंध है। चूँकि यहाँ अंगूर ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब शराब का उत्पादन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। दो पंक्तियाँ याद आ गई किसी शायर की कि अगर खाए वाइज ने अंगूर तो मैं महशर में कह दूंगा, अगर खाए वाइज ने अंगूर तो मैं महशर में कह दूंगा कि या अल्लाह वो शराब की गोलियां खाते थे, हम सागर से पीते थे। तो सागर से पीना और शराब की गोलियां एक शायरी में जिक्र आ सकता है, लेकिन ये बात सही है कि अंगूरों से ही शराब बनती है बेहतरीन क्वालिटी की। तो यहाँ पर जो बेहतरीन क्वालिटी की शराब है वो अंगूरों से बनती है, जिसमें कि आप शैंपेन हो सकती है, जिसमें बियर हो सकती है, वाइन हो सकती है, अन्य प्रकार की जो मदिरा है वो भी अंगूरों से बनती है। बाकी फलों से भी यहाँ पर मदिरा निर्माण का कार्य चलता है। लेकिन अंगूरों का इतना महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर कि इस इलाके में जो 85% अंगूर हैं उनका इस्तेमाल केवल और केवल शराब इंडस्ट्री में किया जाता है। यानी 85% अंगूर केवल शराब बनाने के काम में लाया जाता है। बाकी 15% जो अंगूर है वो इस इलाके में खाने की डिमांड को पूरी करता है। किशमिश बना ली जाती है, डिब्बाबंद पैकिंग कर ली जाती है, जूस बना लिए जाते हैं, अन्य चीज़ों से इस्तेमाल किया जाता है। 15% अंगूर ही केवल, बाकी 85% अंगूर की शराब बना करके और उसमें इसको कंज्यूम किया जाता है। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली में बहुत बेहतरीन शराब की बड़ी बड़े उद्योग हैं और यहाँ पर लकड़ी के ड्रमों में शराब को भर करके स्टोर कर लिया जाता है और उन्हें जो है काफ़ी वर्षों के तक संभाल के रखा जा सकता है। और शराब की जो उपयोग, कंजप्शन और उत्पादन है वो इस भूमध्य सागरीय प्रदेश में सर्वाधिक माना जाता है। ये सही है कि शराब बनाना यहाँ का बड़ा उद्योग है, लेकिन उसके अलावा जो फलों के उद्योग हैं उनको
डिब्बा बंद करके पैक करके विदेशों में निर्यात करना भी यहाँ का प्रमुख उद्योग माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे फलों को काट करके उनको प्रिजर्व करके या फिर उनका जूस बना करके या उनको सुखा करके जो है वो अलग अलग एरियाज़ में पैक करके भेजा जाता है और उन्हें डिब्बा बंद किया जाता है। इसके अलावा फल, फूल, सुगंधित क्षेत्र जो है उनमें भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो डिब्बा बंद पैकिंग उद्योग जो है वो भी इस इलाके का बहुत भारी उद्योग माना जाता है। उससे भी बहुत ज़्यादा आय इसे होती है। इसके अलावा अगर हम खनिजों को देखें तो खनिजों में रोहन में बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट आपको मालूम है कि एल्युमिनियम बनाने के काम में आता है। इटली में पारा मिलता है, संगमरमर मिलता है। संगमरमर या पत्थर जो है बहुत कीमती है। जैसे अपने यहाँ पर जो है राजस्थान का मकराना फेमस है, इसी प्रकार से पूरे विश्व में इटली का मार्बल फेमस है। अल्जीरिया में लोहा मिलता है, तुर्की में क्रोमियम मिलता है, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस ये जो इलाका है इसमें पेट्रोल बहुत भारी मात्रा में मिलता है जो कि पूरे विश्व में उसका उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन इलाकों में कोयला मिलता है, चिली में कोयला मिलता है। तो इन पूरे भूमध्य सागर में खनिज भी भारी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में देखें तो जैसा कि आपको बताया कि यहाँ फलों का उत्पादन होता है, फूलों का उत्पादन होता है। उस लिहाज से यहाँ पर डिब्बाबंद उद्योग जो है जूस के उद्योग बहुत ज़्यादा हैं, फलों को प्रिजर्व करने के उद्योग बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा जो है तेल और इत्र, फूलों से तेल निकालना, इत्र निकालना, उसके उद्योगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है और बहुत भारी मात्रा में तेल और इत्र बाहर भेजे जाते हैं। परफ्यूम, सेंट, डिओड्रेंट्स बना करके यहाँ से भेजे जाते हैं। पेरिस तो खुद फैशन का बहुत बड़ा केंद्र है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में अगर कहते हैं कि फैशन की राजधानी है तो वो पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस से नया फैशन, नई खुशबू, नए इत्र, नए परफ्यूम निकल कर आते हैं और वो इन्हीं इंडस्ट्री से बाहर की ओर भेजे जाते हैं। दुनिया को फैशन करना, सुगंधित इत्र, वो सब यहाँ से कंट्रोल होता है पेरिस से। कैलिफोर्निया में सार्डिन मछली की पैकिंग होती है। सार्डिन मछली एक विशेष प्रकार की मछली है जो कि मेडिसिन में भी काम आती है, इसका तेल भी काम आता है, इसको दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाते भी हैं और उसकी पैकिंग करके विदेशों में निर्यात किया जाता है सार्डिन मछली को। इसके अलावा कैलिफोर्निया में ही समुद्री जहाज़ निर्माण है, निर्माण के बड़े बड़े उद्योग हैं। हवाई जहाज़ों का निर्माण के भी यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग देखने को मिलते हैं। सबसे फेमस उद्योग जो इस इलाके का है वो है फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग यानी हॉलीवुड। तो यहाँ पर मौजूद है हॉलीवुड। हॉलीवुड का आपने नाम सुना है कि पूरे विश्व में जो फिल्में चलती हैं, बनती हैं, वो हॉलीवुड में बनती हैं और वो पूरे विश्व में रिलीज़ होती हैं, देखी जाती हैं। हॉलीवुड जो है वो इतना फेमस शहर है। और क्यों यहाँ पिक्चरें बनती हैं? क्योंकि मौसम साफ़ होता है, पहाड़ मिल जाएंगे, प्राकृतिक दृश्य खूबसूरत है, समुद्र का किनारा मिलता है, मरुस्थल मिलता है, आसमान साफ रहता है। इसलिए ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हॉलीवुड का फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए हॉलीवुड का नाम इतना ज़्यादा है कि विश्व में जहाँ जहाँ भी फिल्में बनती हैं उन सब ने अपने आप को हॉलीवुड के साथ एसोसिएट कर लिया है। जैसे भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कौन सी है? बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री थी, जिसको आजकल हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो मुंबई फिल्म उद्योग जो कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री था, उसका बी लगाकर हमने उसे नाम दिया बॉलीवुड। तो बॉलीवुड, हमारा फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के नाम से जानी जाने लगी। इसी प्रकार से जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री है वो टॉलीवुड के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो जलंधर से नियंत्रित होती है वो जॉलीवुड के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है वो लाहौर से चलती है तो वो लॉलीवुड के नाम से जानी जाती है। यानी कि बॉलीवुड इतना फेमस हो गया कि दुनिया में जहाँ कहीं भी फिल्में बनेंगी उसका अपने आप को वो हॉलीवुड के साथ एसोसिएट करते हैं। यहाँ के प्रमुख शहरों की बात करें तो इस्तांबुल जो है वो तुर्की में है, एथेंस और रोम इटली में है, अल्जीरियस अल्जीरिया में है, तेल अवीव इज़राइल में देखने को मिलता है, सेंटियागो चिली में बड़ा फेमस शहर है, केप टाउन एक प्रमुख शहर साउथ अफ्रीका का है, एडिलेड और पर्थ आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, बड़े फेमस शहर है एडिलेड और पर्थ। कैलिफोर्निया आपको पता ही है, उसके अलावा लॉस एंजलिस भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा पेरिस भी इस इलाके का प्रमुख शहर माना जाता है। तो ये जो पूरे के पूरे शहर हैं वो इस एक विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक प्रदेश के अंग हैं, उनमें आते हैं।
आज के लिए इतना ही। अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले आपसे निवेदन कर लें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और यदि कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी बात हम तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।